हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जी के जीएस में। आज हम अपने इस चैनल में घटना चक्र 2025 ये जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है जो कि आपकी 16 और 17 अप्रैल को प्रस्तावित है, इससे संबंधित आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये इसका स्टडी मटेरियल है, आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान स्टडी मटेरियल पर्यावरण। तो पर्यावरण के अंतर्गत आप देख सकते हैं इस पुस्तक के अंदर मैंने आपको ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। मानव एवं पर्यावरण का अंतः संबंध। उसके बाद दूसरा ये टॉपिक था आपका पर्यावरणीय क्षरण, कारण एवं निवारण, और इसमें मैंने आपको काफ़ी हद तक कंप्लीट करा दिया है। जो थोड़ा सा बचा है वो हम आज देख लेंगे, साथ ही जो इसका थर्ड पार्ट है उसको भी हम आज ही पूरा कर लेंगे। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। कल जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था उसके आगे ही हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे पीडीएफ की मांग कर रहे थे, तो मैंने इसके लिए एक आपके लिए वो बना दिया है, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, और उसका जो लिंक है मैं उसमें शेयर कर दूंगी इसमें कमेंट बॉक्स में जा कर के। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहें, यदि आपको पीडीएफ देखनी हो तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने ध्वनि प्रदूषण, मतलब यहाँ से अब मुझे स्टार्ट करना है, इसके ऊपर तक मैंने सब आपको करा दिया था। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, हमारा सब कल कवर हो गया था। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसको। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को हम क्या कहते हैं? ध्वनि। पर जब ये ध्वनि तीव्रता अधिक होती है ध्वनि की तो उसे हम क्या कहते हैं? शोर। ये शोर में तब्दील हो जाती है। तेज ध्वनि को वातावरण में इसके विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाए बगैर उत्पन्न करने को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, है ना। ध्वनि प्रदूषण क्या है? जब उससे दूसरों को जो है एक तरह से हानि हो रही है, बहुत तेज़ आवाज़ है, आपको नहीं बर्दाश्त हो रही, और इस तरीके से ये क्या है? आपका ध्वनि प्रदूषण कहलाता है ना, क्योंकि इसके विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं, ये हम आगे देखेंगे। यह अवांछित ध्वनि मानव वर्ग में अशांति व बेचैनी उत्पन्न करती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। मतलब हम जब ध्वनि की माप करते हैं तो डेसिबल में करते हैं। ये नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के काम को सराहने की दृष्टि से दिया गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये कौन थे बताइए आप? इन्होंने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था, है ना। और जो हम लोग टेलीफोन में हेलो बोलते हैं वो एक्चुअली हेलो जो है इनकी वाइफ का नाम था। जब इन्होंने पहली बार रिंग की थी तो जब अपनी वाइफ को तो इन्होंने हेलो बोला था, तो इसीलिए हम लोग सभी जब फ़ोन उठाते हैं तो हेलो बोलते हैं। आगे देखिएगा। ये देखिए, अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग, अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग तथा यांत्रिक दोष युक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने के महत्वपूर्ण कारक में से एक है, या ये महत्वपूर्ण आपके कारक हैं, है ना। क्योंकि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से क्या होता है? बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं तो उनसे आवाज़ निकलती है। मोटर वाहनों से जो आपके हॉर्न वगैरह हैं या उनके खुद के चलने की जो आवाज़ होती है। इसके अलावा यांत्रिक दोषयुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन, मतलब ऐसे वाहन जिनमें किसी प्रकार का दोष है उनकी मशीनरी में, और वो जो आवाज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। साथ ही जो आपका जेट एयरक्राफ्ट होता है, जेट विमान, तो जब ये उड़ान भरता है उतरते समय या उड़ान भरने के समय, ये बहुत ही अधिक ध्वनि प्रदूषण करता है। क्या आप बता सकते हैं जेट एयरक्राफ्ट से कितना ध्वनि प्रदूषण होता है, कितने डेसिबल? आइए देखते हैं, नीचे तालिका दी गई है। पत्तियों की सरसराहट से कितना ध्वनि प्रदूषण होता है? तो ये होता है आपका 20 डेसिबल, जो पत्तियों की सरसराहट होती है उससे। नेक्स्ट देखिएगा, फुसफुसाहट से कितना होता है? इससे आपका होता है 30 डेसिबल। कितना होता है? 30 डेसिबल। किससे? फुसफुसाहट से। जब आप फुसफुसा कर बात करते हैं 30 डेसिबल। पत्तियों की सरसराहट से 20 डेसिबल। कमरे शांत कार्यालय की ध्वनि कितनी होती है? 40 डेसिबल। सामान्य बातचीत के समय की ध्वनि कितनी होती है? 60 डेसिबल। ट्रक की आवाज़, ट्रक जो चलता है उसकी जो आवाज़ होती है ये आपकी होती है 80 से 85 डेसिबल। जेट इंजन की आवाज़ ये कितनी होती है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो है जेट इंजन ही आपका आवाज़ करता है, ये है आपकी 120 डेसिबल। और जब ये जेट प्लेन उतरता है तो कितनी होती है? 180। ठीक है, लेकिन क्योंकि और देखिए रॉकेट इंजन की कितनी होती है? 180। रॉकेट इंजन 180 देखा जाए तो इसकी मैक्सिमम होती है, लेकिन
अगर हम बोलें कि सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कौन सा विमान या कौन सा ऐसा चीज़ है जो फैलाती है, तो ये आपका जेट विमान आएगा। क्यों? क्योंकि जेट विमान तो आप देखते हैं ना रोज़ कितनी उड़ानें भर रहे हैं हमारे जो एरोप्लेन्स हैं, जबकि रॉकेट ऐसा थोड़ा ना है कि हम लोग रोज़ जो है भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, ये तो कभी कभी ही जाते हैं। तो इसीलिए मैक्सिमम जो ध्वनि प्रदूषण है वो जेट विमानों से होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण ये जो तीव्रता होती है जो डेसिबल में, तो वो किसकी होती है? तो वो होती है आपकी रॉकेट इंजन की। ठीक है, हाँ अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप जेट विमान लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं, है ना। देखिए, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जो जेट विमान होते हैं उनसे जो उत्पन्न शोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सोनिक बूम। क्या कहते हैं? सोनिक बूम। आगे देखिए, सोनिक बूम को मैक इकाई में व्यक्त किया जाता है। सोनिक बूम को किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसको हम मैक इकाई में व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं, है ना, जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनसे उत्पन्न शोर को हम क्या कहते हैं? मैक 1। क्या कहते हैं? मैक 1। और यदि ये रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी हो जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे? मैक 2। मैक 2 मतलब ध्वनि की रफ्तार से, तो ये हो जाएगा आपका मैक 1। और अगर ये रफ्तार दुगनी है तो फिर इसे हम कहेंगे मैक 2। अति विशालकाय, देखिए जो विशालकाय हरे पौधे होते हैं वो अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में रोपित किए जाते हैं क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है ना। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। आप देखते हैं ना सड़कों पे जहाँ पे वाहन चलते हैं, वाहन आते जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, उसके किनारे पे पेड़ लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? एक तो ये वायु प्रदूषण को अपने अंदर सोखते हैं, जो प्रदूषण है वायु में। दूसरा, जो आपका ये ध्वनि उत्पन्न होती है इसके ऊपर भी एक तरह से मफलर का काम करते हैं, यानी कि जो वो ध्वनि का जो प्रदूषण है उसको भी ये सोख लेते हैं। उसकी जो तरंगे होती हैं, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, उनको भी काफ़ी हद तक ये अवशोषित कर लेते हैं। आगे देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग। मानव में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से रोग हैं? 85 डेसिबल से अधिक तेज ध्वनि से क्या होता है? यदि आप लगातार 8 घंटे सुन लेते हैं तो इससे आपका श्रवण ह्रास होता है। यानी श्रवण ह्रास मतलब सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तेज आवाज़ के कारण मानव के काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है ना। देखिए, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आप देखिए, यदि आप मान लीजिए आप बहुत तेज़ आवाज़ में कोई डेक डीजे या कोई साउंड बज रहा हो तो आप थोड़ा समय काम भले ही कर लें, लेकिन अंततः आप इरिटेट हो जाएंगे और आपकी जो काम करने की क्षमता है वो उतनी नहीं रहेगी जितना आप एक्चुअल में कर सकते हैं। साथ ही आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी नहीं लगता है। तो तेज़ आवाज़ के कारण क्या होता है? काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। साथ ही कार्यों को हम एकाग्रतापूर्ण यानी कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण व्यक्ति की मानसिक बीमारी, पाचन, हृदय संबंधी रोग, गर्भपात एवं असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो जाता है। यदि ध्वनि प्रदूषण होता है, ज़्यादा होता है किसी स्थान पे, तो उससे हो सकता है व्यक्ति जो है मानसिक बीमारी से या पाचन या हृदय संबंधी रोगों से या गर्भपात हो सकता है किसी महिला का, या असामान्य व्यवहार से ग्रसित हो सकता है। आगे देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, है ना। जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उसके उपाय ये बता रहे हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले है संचार पर नियंत्रण, यानी जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो बातचीत करते हैं उस पर नियंत्रण करना, या किसी प्रकार का कम्युनिकेशन है उस पर नियंत्रण करना जो कि तेज़ आवाज़ में होता है। स्रोत पर नियंत्रण, माने जो सोर्सेज हैं उनके, उन पर नियंत्रण करना। मान लीजिए कहीं लाउड स्पीकर चल रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ में बज रहा है, या डीजे कहीं पर बहुत तेज़ है, तो उन सब पर नियंत्रण करना, उन सब पे लिमिट सेट करना। रिसीवर पर नियंत्रण, है ना, मतलब जहाँ पर ये जाकर रिसीव हो रहा है जिन लोगों को, तो उस पर भी इसमें नियंत्रण करना। आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण का जंतु एवं पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। अब हम इसे देखते हैं। तेज ध्वनि से जीवों के मस्तिष्क, हृदय एवं यकृत को क्षति पहुंचती है और इससे उनका तंत्र खराब हो जाता है। देख रहे हैं आप कि तेज़ ध्वनि से क्या होता है? जीवों के मस्तिष्क पर, हृदय पर, उनके यकृत यानी लीवर पर उसको क्षति पहुंचती है। साथ ही जो उनका तंत्रिका तंत्र होता है वो खराब हो जाता है और वे खतरनाक बन जाते हैं।
समुद्री ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव किस पे पड़ता है? व्हेल पे पड़ता है। व्हेल मछली होती है उस पे पड़ता है। इसके कारण उनकी आवाज़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण के कारण जैब्रा फिंच अपने सहयोगी से संचार नहीं कर पाता है। कौन सा? जैब्रा फिंच। आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बिल्डिंग इत्यादि पर भी पड़ता है। मानव के कर्ण 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसे मनुष्य का श्रव्य परास कहते हैं, यानी ऑडिबल रेंज कहते हैं। श्रव्य परास से कम आवृत्ति की तरंगों को हम क्या बोलते हैं? अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं, है ना। और इससे यदि अधिक है, श्रव्य परास से आपका अधिक है अगर ये, तो उसे क्या कहते हैं हम? अल्ट्रासोनिक, यानी कि पराश्रव्य तरंग। और ये आपका यदि कम है तो अवश्रव्य तरंग। ठीक है, देखिए ये जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है मनुष्य। यदि इससे नीचे है तो ये आपका क्या कहलाएगा? इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य तरंग। और यदि ये 20,000 से ऊपर है तो ये क्या कहलाएगा? अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंग। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम मृदा प्रदूषण की। मृदा प्रदूषण क्या होता है? तो आइए देखते हैं। मृदा प्रदूषण नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मिट्टी में जो प्रदूषण होता है उसको ही मृदा प्रदूषण कहते हैं। देखिए, उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिनमें मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण प्रमुख है। ये प्रदूषण विभिन्न प्रकार की फसलों के माध्यम से, क्योंकि हम फसलें मिट्टी में बोई जाती हैं, और उनके माध्यम से मानव एवं पशुओं के आहार श्रृंखला में भी पहुंच जाते हैं तथा विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों से मनुष्य एवं पशुओं को ग्रस्त करते हैं। क्या करते हैं? क्या करता है आपका मृदा प्रदूषण? अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों तथा जैवनाशकों के अवशेष भूमि एवं भूमिगत जल संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं। क्या हानि पहुंचाते हैं आपके? ये अत्यधिक जो अकार्बनिक उर्वरक होते हैं वो, और साथ ही जैवनाशकों के जो अवशेष होते हैं, ये आपके जो भूमिगत जल होता है, भूमि और भूमिगत जल संसाधनों दोनों को ही हानि पहुंचाते हैं। अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट और नाइट्रेट, कौन कौन से? फॉस्फेट और नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, है ना। और ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण, है ना, सुपोषण को बढ़ाते हैं। ठीक है, यूट्रोफिकेशन को बढ़ाते हैं। नाइट्रेट जो होता है पेयजल को भी दूषित करता है। वही दूसरी ओर अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं। जो अपने उनके केमिकल, उनके जो गुण होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं, उनको ये बदल देते हैं। किसके? मिट्टी के, है ना। और कौन बदल देते हैं? अकार्बनिक उर्वरक, जैसे कि आपके ऊपर मैंने बताया फॉस्फेट और नाइट्रेट, तथा भूमि के जीवों पर ये विपरीत प्रभाव डालते हैं। आगे देखते हैं, उर्वरक पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक भौतिक रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं, अनुपजाऊ कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। आगे देखिए, अब देखिए ये आपको बताया है, इन्होंने एक डायग्राम बोल सकते हैं दिया है, और उसमें इन्होंने बताया है कि किस तरीके से खाद उर्वरकों का प्रयोग किस तरीके से प्रभाव डालता है। देखिए, खाद उर्वरकों का प्रयोग यानी फर्टिलाइजर्स का जब हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स, तो क्या होता है? ये देखिए, समुद्री प्रवाह में विषैला प्रभाव, यानी समुद्री जो प्रवाह होता है उसमें क्या होता है? विषैला प्रभाव आ जाता है। दूसरा है फॉस्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करता है। क्या करता है? फॉस्फोरस नाइट्रोजन की मात्रा में, मतलब ये क्या करता है? इससे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद शैवाल जो होते हैं उनमें तीव्र गति से वृद्धि होने लगती है, और इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है कि जो मछली व अन्य समुद्री जीव हैं उनके लिए जहर की तरह काम करता है, जो कि प्रवाल आपके हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अवरोधक, ये सूर्य का जो प्रकाश जो जलीय जीवों तक पहुंचता है उसमें ये अवरोधक का काम करते हैं शैवाल,
और उसके बाद उपयोगी समुद्री जो घास होती है वो नष्ट हो जाती है। जो समुद्र के अंदर समुद्री घास होती है वो आपकी जो है उसे प्लैंकटन भी बोलते हैं, वो या अन्य प्रकार की जो भी घास है जिनका उपभोग आपके जीव जंतु करते हैं, समुद्री जीव जंतु, वो नष्ट हो जाती हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, समुद्री पारितंत्र पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, ये जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। ये जीव मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं, उर्वरक अनुर्वरता में वृद्धि करते हैं, है ना, यानी कि जो आपके मृदा है इसकी जो जलधारण क्षमता होती है इसको भी ये घटा देते हैं, और इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं जो मानव के लिए मंद विष, धीमे विष का काम करते हैं। अब आगे देखिए, कार्बोफ्यूरेन आपका जो ये कार्बोफ्यूरेन होता है, साथ ही आपका ये जो मिथेल, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन और फोरेट और ट्राईएज़ोफॉस आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटनाशी पेस्टिसाइड्स के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने पर मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आगे देखिए, 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति, कौन सी समिति, अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों, कितने कीटनाशकों, 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया। कब किया, 2018 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर, अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश पर। कौन से मंत्रालय ने, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने, ठीक है। जिनमें से 1 से 12 को तुरंत यानी तत्काल प्रभाव से, तथा शेष जो 6 बचे थे उनको 31 दिसंबर 2006 से इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है। ये कौन कौन से हैं ये आप नीचे पढ़ सकते हैं, कई सारे दिए हैं। देखिए, इनमें से आपसे मेरे हिसाब से नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज करके ये सभी पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण से भी अधिक खतरनाक होता है। कौन सा, मृदा प्रदूषण। इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट, कौन सी, इंडियन नाइट्रोजन असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2010 में भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के मामले में कृषि मृदाओं का योगदान कितना था, 70% था। कितना प्रतिशत था, 70% था। किस में था, जो कृषि मृदाएं होती हैं, और किस में इनका योगदान था, भारत में नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में। आगे देखिएगा, प्लास्टिक प्रदूषण। पॉलीथीन, हम जानते हैं पॉलीथीन यूज़ करते हैं सभी, हालांकि अब इसका प्रयोग काफ़ी कम हो गया है और होना भी चाहिए, कई जगह पर इसको बैन लगा दिया है। बता सकते हैं कौन सा ऐसा राज्य जिसने सबसे पहले पॉलीथीन पर बैन लगाया था, तो वो था आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले अपने राज्य में पॉलीथीन के इस्तेमाल में बैन लगाया था। हालांकि अब भी बैन है काफ़ी कुछ, लेकिन तभी भी लोग मानते नहीं और पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। कपड़े के बैग्स को यूज़ करना चाहिए। जबकि आगे देखिए, पॉलीथीन मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन के अणुओं से मिलने से बनता है। ये एथिलीन C2H4 का पॉलीमर यानी बहुलक होता है। किसका होता है, पॉलीमर का बहुलक होता है। पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता, मीन्स नेचुरली ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और ये काफ़ी सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं ज़मीन के अंदर। अब देखिए, यही कारण है कि प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती और पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनती हैं। इसकी खोज 1953 में इटली के रसायन शास्त्री गिलियो नत्ता और कार्ल जिगलर, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने की थी। किसने की थी, एक तो आपके हैं गिलियो नत्ता और दूसरे हैं आपके कार्ल जिगलर। इन्होंने किसकी खोज की थी, जो ये आपका प्लास्टिक की थैली है इसका। आगे देखिए,
इन्होंने सर्वप्रथम देखा कि कार्बन एवं हाइड्रोजन के कण आपस में एक श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के जो कण होते हैं ये आपस में एक श्रृंखला बनाते जाते हैं और तथा एकल बंध या द्विबंध के रूप में स्थापित हो जाते हैं। इस खोज के लिए गिलियो तथा कार्ल जिगलर को वर्ष 1963 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे देखिए, ये देखिए थैलियाँ जो कि नष्ट नहीं हो पा रही हैं, किस तरह से इन्होंने, आप देख सकते हैं ये समुद्र है, समुद्र के पास पेड़ लगे हुए हैं, कोकोनट ट्रीज़ हैं, लेकिन कितना पोल्यूशन हो रहा है थैलियों की वजह से, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। पॉलीथीन, एथिलीन यानी C2H4 अभी मैंने आपको बताया था, इसका क्या होती है, बहुलक होती है ना, और ये पॉलीमर जो होता है इसका बहुलक होती है। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है। क्या है, थर्मोप्लास्टिक, जिसे प्राप्त किया जाता है किससे, एथिलीन के बहुलकीकरण से, एथिलीन के बहुलकीकरण से। प्लास्टिक, लोहा, सीसा, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, यानी कि इनका नेचुरली अपने आप ही अपक्षय नहीं हो पाता है। किस किस का, सीसा, लोहा और प्लास्टिक। और ये क्या है, ये फिर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, खासकर आपका प्लास्टिक और सीसा यानी लेड। आगे देखिए, प्लास्टिक के थैले के क्षय होने में अत्यधिक समय लगता है ना, यानी इसका पूरी तरह से नष्ट होने में बहुत अधिक समय लगता है। प्लास्टिक का थैला, प्लास्टिक बैग एक थर्मोप्लास्टिक है जिसे एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। यह अक्षयकारी प्रदूषक पदार्थ है ना, मतलब कैसा है ये, अक्षयकारी, है ना। अब देखिए, जो कि मृदा प्रदूषण के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित करने का कार्य करता है। आगे देखिए, प्लास्टिक, लोहा, सीसा इत्यादि पदार्थ अक्षयकारी प्रदूषक हैं जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। कौन से, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, प्लास्टिक, लोहा और आपका सीसा यानी लेड। और इनका विघटन की जो क्रिया होती है, जो कि जीवाणुओं द्वारा नष्ट नहीं होते या इनकी विघटन की क्रिया कम होती है, अतः वातावरण में ये एकत्र रहकर इसे दूषित करते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं। पर्यावरण में निर्मुक्त होने वाले माइक्रोबीड्स प्लास्टिक के 5 mm से छोटे कण हैं जो जल शोधन संयंत्रों द्वारा फिल्टर नहीं हो पाते। यह मुख्यतः धुलाई, सौंदर्य प्रसाधन आदि में मिलाए जाते हैं और अंततः जलीय एवं समुद्री पारितंत्र में घुल जाते हैं। आगे देखिए, ये अपने साथ खतरनाक रसायनों को भी जमा कर लेते हैं तथा समुद्री जीवों के आहार में शामिल होकर उनके व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं। इनका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है, लेकिन वातावरण में इनका सर्वाधिक खतरा समुद्री पारितंत्र को है। जनवरी 2018 यानी 2018 के यूके ने माइक्रोबीड्स के प्रयोग पर क्या लगा दी, रोक लगा दी तथा विश्व पर्यावरण दिवस, इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस जो कि हमने 2018 में मनाया था, है ना, उसमें इसकी मनाते तो हर साल ही हैं, लेकिन उस समय जो इसकी थीम थी वो क्या थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन क्यों थी। देखिए, ये वाला जो है ये आपका UPSC की परीक्षा में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आ चुका है ना, कि 2018 की जो आपकी विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, तो वो थी आपकी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, रेडियोधर्मी व अन्य गैसीय प्रदूषक। कौन से, रेडियोधर्मी व अन्य गैसीय प्रदूषक। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन, आप जानते हैं ना, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन तत्कालीन रूस, उस समय यूक्रेन क्योंकि रूस का हिस्सा था इसीलिए कह रहे हैं, अभी ये अलग हो चुका है काफ़ी समय से, तो यूक्रेन और रूस में ही युद्ध चल रहा था। तो देखिए, चेरनोबिल, कौन सी, चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मीकरण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे।
है ना, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइडस, ठीक है, से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियो एक्टिव प्रदूषण का स्रोत है। यह विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवांशिक, है ना, गुणों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मेन जो इसमें फैक्ट है वो आपका यही है जो ऊपर की 2 लाइंस में दिया हुआ है। आगे देखिएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों, मानव, पशु, पौधों सभी में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकते हैं। कौन से? रेडियो एक्टिव जो आपका ये पोल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है ना। तो देखिए, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करते हैं तथा अनेक प्रकार के कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। तथापि यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता है। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र था। इसके टैंक 610 में टैंक का नाम है 610। इसमें 2 दिसंबर 1984 की रात को 10 बजे जल प्रवेश कर गया, जिसमें 42 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भरी थी, MIC। और मिथाइल आइसोसाइनाइट ये क्या थी? ये एक इसका जो रासायनिक सूत्र है क्या है? CH3NCO, जो कि एक रंगहीन आंसू उत्प्रेरक ज्वलनशील गैस है। ये गैस बहुत विषैली होती है। इस गैस का प्रयोग कार्बोनेट कीटनाशकों के उत्पादन में किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। फिलहाल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भोपाल था वहाँ पर यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र में टैंक नंबर 610 में 2 दिसंबर को 10 बजे जल प्रवेश कर गया था, जिससे 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइट MIC गैस भरी हुई थी जिसमें, और ये जो है क्या कर गई थी? लीक कर गई थी, और इसके कारण हजारों लोग जो है वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्राय ऊष्मीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉल्यूशन का कारक है। किसका? जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका उपयोग किसका कारण है? थर्मल पॉल्यूशन का कारण है। विभिन्न उत्पादक संयंत्रों में विभिन्न रिएक्टरों के अतितापन के निवारण के लिए नदी एवं तालाबों के जल का उपयोग किया जाता है। ये क्योंकि रिएक्टर्स बहुत गर्म हो जाते हैं तो इनको ठंडा करने के लिए नदी और तालाबों का जब जल इस्तेमाल किया जाता है तो वो जो जल है वो क्या होता है? जो गर्म हो जाता है एक तो बहुत ज़्यादा, और वो प्रदूषित भी हो जाता है। और जब उस जल को फिर से पानी में गिराया जाता है तो क्या होता है? जल का जो ताप होता है ना, उसका तापमान पानी का, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, या कह सकते हैं हानिकारक वृद्धि हो जाती है, जो कि जीव जंतुओं के लिए नुकसानदायक होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय प्रदूषण यानी कि एनर्जी पोल्यूशन कहते हैं। आगे देखिए, महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024, बताइए इसे हम कब मनाते हैं? वेटलैंड्स डे, है ना। तो इसकी जो थीम थी वो क्या थी? आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। विश्व पर्यावरण दिवस, बताइए इसे हम कब मनाते हैं? बताइए कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। और देखिए इसका क्या थीम थी? इसकी थीम भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। नेक्स्ट है आपका विश्व जल दिवस। इसे कब मनाते हैं? इसे हम मनाते हैं 22 मार्च को। अच्छा, अगर 22 मार्च को ये मनाते हैं हम विश्व जल दिवस, तो फिर ये बताइए 22, चलिए इसकी पहले थीम देख लें। शांति के लिए जल, वाटर फॉर पीस। अब ये बताइए कि फिर हम 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो हम 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व देखिए मुझे अच्छे से पता है लेकिन मैं यहाँ कंफ्यूज हो गई हूँ और मैं भूल गई हूँ। विश्व जल दिवस, और ये हमारा होता है विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। और उसके बाद है हमारा विश्व वन्यजीव दिवस, जिसे हम कब मनाते हैं? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को इसे हम मनाते हैं। किसे? विश्व वन्यजीव दिवस को। देखिए तो इसकी थीम क्या थी? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, विश्व
वन्य जीव दिवस की थीम। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2024, इसकी थीम क्या थी? इसकी थी आपकी वन एवं नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। नेक्स्ट है आपका विश्व वानिकी दिवस। कब मनाते हैं विश्व वानिकी दिवस, बताइए? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक इसकी थीम थी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाते हैं? 19 नवंबर। इसकी थीम थी शांति के लिए जल का लाभ उठाना। और इसकी डेट क्या थी विश्व वानिकी दिवस की आपकी? 21। बताइए क्या है, मई है कि मार्च है? मुझे कमेंट करके बताइए क्या है इसका। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपका जो UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका पर्यावरण वाला पोर्शन है, जिसमें आपके 3 यूनिट्स दिए गए हैं, उसमें से आज आपके 2 यूनिट्स पूरे कंप्लीट हो गए और तीसरा भी यूनिट मैं भी कंप्लीट करा दूंगी। तो देखिए अब हम तीसरा यूनिट शुरुआत करते हैं। ये है आपका पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या क्या राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। आइए देखते हैं। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण को बहुत महत्व दिया गया है। मानव जीवन को हमेशा मूर्त या अमूर्त रूप में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, नदी, वृक्ष, पशु पक्षी आदि से साहचर्य के रूप में देखा गया है। पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य हमारे चारों ओर का वातावरण को संरक्षित करना, उसे जीवन के अनुकूल बनाना तथा पर्यावरण और प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी मानव जाति का ज्ञात इतिहास। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर आप देख सकते हैं पशुओं के, वृक्षों के अंकन थे चित्र। राजाओं द्वारा अपने राज्य चिन्हों के रूप में वृक्षों तथा पशुओं को स्थान देना, मार्गों में वृक्ष लगवाना, कुएं खुदवाना आदि प्रयास पर्यावरण प्रेम को ही प्रदर्शित करते हैं। मतलब समझ लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता जो कि कितनी पुरानी सभ्यता है, उस समय के लोग भी जानते थे कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ना, पर्यावरण की। देखिए अब इसमें हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ या कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा कैसा? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर। क्योंकि देखिए मेढक क्या खा रहा है? टिड्डे को, है ना। तो टिड्डा क्या हो गया? प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, है ना। और इसकी ऊर्जा किस में जा रही है? मेढक में जा रही है, क्योंकि ये क्या खा रहा है? टिड्डा खा रहा है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा द्वितीयक उपभोक्ता को हस्तांतरण हो रही है। शेर कैसा उपभोक्ता है? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है, क्योंकि ये भेड़ बकरी आदि को खाता है, जानवरों को खाता है। 10% का नियम किसने दिया? लिंडमैन ने दिया। किसने दिया? लिंडमैन ने। देखिए जैसे हम जानते हैं कि मान लीजिए ये हमारी घास है और सपोज करिए इसको एक खरगोश खाता है ना। इस घास को एक खरगोश खाता है और फर्दर फिर इस खरगोश को मान लीजिए चीता खा लेता है ना। तो ये तो आपका उपभोक्ता हो गई, उत्पादक हो गई, सॉरी। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन घास खुद बनाती है सूर्य के द्वारा, है ना। और ये जबकि दोनों चीज़ें इस पर ही निर्भर हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। खरगोश घास को खाएगा जबकि जो चीता होगा वो खरगोश को खाएगा, है ना। तो ये आपका उत्पादक हो गया, ये आपका प्रथम आपका उपभोक्ता हो गया खरगोश, और सेकंड आपका जो उपभोक्ता हो गया सेकंड श्रेणी का, वो कौन सा हो गया? आपका चीता। तो यहाँ पर ये जो आपका सूरज है, इससे जो ऊर्जा आई, मान लीजिए घास ने 100 ऊर्जा प्राप्त की सूरज से, 100%। तो अब जो है उसका जो 10वां हिस्सा है वो किस में जाएगा? वो खरगोश में जाएगा जब वो इसका कंजप्शन करेगा। और फिर इसका भी 10वां हिस्सा यानी कि 1% किस में जाएगा? चीता के अंदर जाएगा। तो यही आपका 10% का नियम है कि हर बार जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो 10% होती है। और ये किसने दिया था नियम? लिंडमैन ने दिया था। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा स्थानांतरण होती है। कैसे? कितनी? 10%। पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है आपका जैवमंडल। जैवमंडल। आगे देखिए, नर्मदा बचाव। आगे देखिएगा, वैदिक ऋषि पृथ्वी, अग्नि, औषधि और वनस्पतियों की पूजा करते थे। और देखिए हम आज भी करते हैं। हम आज भी कई ऐसे त्यौहार मनाते हैं जिसमें हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति की पूजा करते हैं।
जैसे आप सूरज की करते हैं, चांद की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, अग्नि की होती है, जल की भी करते हैं। तो आप देखिए पहले समय में भी ऐसे ही होती थी। तो वैदिक ऋषि पृथ्वी, अग्नि, जल, औषधि और वनस्पतियों की पूजा करते थे ताकि सभी प्राणियों को शांति प्राप्त हो। यह शांतिप्रद तभी हो सकते हैं जब मानव समाज सभी स्तरों पर इनका संरक्षण करे। पर्यावरण संरक्षण हर स्तर पर प्रत्येक उम्र के व्यक्तियों द्वारा किया जाना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब सामान्य जन को अपने आसपास वायु, वनस्पति जगत और प्रकृति उन्मुख जीवन के क्रियाकलापों जैसे पर्यावरणीय मुद्दों से परिचित कराया जाए। इसीलिए इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। और यदि आपको ध्यान हो, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के विषय में जो हमारे विषय होते तो उनमें पर्यावरण नाम का कोई विषय नहीं होता था। लेकिन अब पिछले, मैं बोल सकती हूँ, लगभग 20 सालों से या 15 सालों से हम देख रहे हैं कि ये 3rd-4th क्लास से ही ईवीटी या एनवायरनमेंट विषय बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है। क्यों? जिससे कि उनमें जागरूकता फैले, वो भी जाने कि हमें कैसे अपनी प्रकृति को बचा के चलना है, अपना जल, वायु, इन सबको प्रदूषित होने से इनको रोकना है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रयास अब हम देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम राष्ट्र में जो किए गए हैं हमारे भारत के स्तर पर। देखिए 19 नवंबर 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। कब हुआ? 19 नवंबर 1986 में। जल, वायु, भूमि इन तीनों से संबंधित कारक एवं मानव, पौधे, सूक्ष्म जीव तथा अन्य जीवित पदार्थ पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के कई महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण तथा उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। पर्यावरण की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत राज्य सरकारों, अधिकारियों और संबंधितों के काम में समन्वय स्थापित करना। आप बता सकते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद, अधिनियम वगैरह बनाए गए हैं? देखिए एक तो हमारा 48 का है, ये हमारा किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। और एक और है, कौन सा है बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ, 20s में है। कौन सा है बताइए? 21 है, 22 है, कौन सा है बताइए कमेंट करके। आगे देखिएगा, ऐसे क्षेत्रों का परिसीमन करना जहाँ किसी भी उद्योग की स्थापना अथवा औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित ना की जाएं। उक्त अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान है। पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना। अब देखिए परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हैं आपके, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे आपके सुंदरलाल बहुगुणा। कौन से थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कब था, कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1973 में। और बताइए 1973 में क्या हुआ था? ध्यान हो कुछ तो मुझे बताइए। 1973 में ही हमारा टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट। अच्छा बताइए एलिफेंट प्रोजेक्ट कब चालू हुआ? एलिफेंट प्रोजेक्ट ये आपका हुआ कब? 1992 में। ठीक है। अच्छा इस साथ में मुझे एक प्रश्न ये भी बता दीजिए कि भारत का जो विरासत पशु है वो कौन सा है? विरासत, हेरिटेज एनिमल जो है इंडिया का कौन सा है? तो वो आपका कौन सा है? हाथी, है ना, हाथी, एलिफेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है कौन सा? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये आपका सबसे ज़्यादा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपकी रेनफॉल होती है। उसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत तरह की जैव विविधता पाई जाती है, तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के जीव जंतु जानवर पाए जाते हैं। खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं होती है। खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं होती है, नहीं, इसको आप छोड़िए, ये इन्होंने वन लाइनर के फॉर्म में दे दिया है, बट ये आपके ऑप्शंस के हिसाब से है फिलहाल। फिर भी देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला घास मैदानों की नहीं है। अच्छा, इन्होंने ऐसा कुछ प्रश्न बनाया होगा जिसमें घास मैदानों के बारे में पूछा होगा कि कौन कौन से हैं खाद्य श्रृंखला में, जबकि ये जो है आपके प्लावक, मछली, वेल, ये सब क्या हैं? ये मैदानों के थोड़ी है, तो जलीय जीव हैं, सब जलीय जीव जंतु या पादप हैं आपके, तो इसीलिए ये ऑप्शन है। फिलहाल इसे आप ऐसे मत पढ़िए, कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य संजाल। खाद्य संजाल मैंने आपको भी बताया था ना, खाद्य श्रृंखला होती है ना,
तो ये देखिए, जब ये तो हो गई एक, जैसे मैंने बताया कि इसको आपकी जो ये घास है इसको खरगोश ने खाया और इसको फिर फर्दर चीता खा रहा है आपका। लेकिन अगर यही आपस में, जैसे मान लीजिए घास को और कौन खाता है, घास को मान लीजिए बकरी खाती है ना। तो अगर ये बकरी खा रही है घास को, तो जो शेर है, मान लीजिए बकरी को खा रहा है शेर। अब ज़रूरी थोड़ी है शेर इसको भी तो खा सकता है और चीता इसको भी खा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, खाद्य संजाल। क्या हो गया, खाद्य संजाल। जैविक पर्यावरण में शामिल है क्या क्या, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक। अपघटक मतलब डिकम्पोजर्स। जैसे मान लीजिए शेर है, इसकी अगर मृत्यु हो जाए तो ये धीरे धीरे अपघटित हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स हैं, है ना, वो इसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म हमारे जीवाणु या जीव जंतु हम बोल सकते हैं वो होते हैं, और ये धीरे धीरे इसको डिकम्पोज कर देंगे, धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। आगे देखिएगा, वन्य प्राणी सप्ताह, ये कब मनाया जाता है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में। आगे देखिएगा, पर्यावरण बचाव हेतु प्रमुख आंदोलन। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें आंदोलन है वो है आपका कौन सा, ये है आपका चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब आपका शुरू हुआ, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था 1973 में हुआ था। और ये उस समय उत्तर प्रदेश में, आजकल उत्तर प्रदेश से ये अलग हो चुका है, उत्तराखंड, है ना, ये आपको पता ही है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो चुका है ना। तो ये अभी अगर ऑप्शन में आएगा तो आप उत्तराखंड ही लगाएंगे। इसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था कौन सा, चिपको आंदोलन। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था। और इस आंदोलन की मुख्य बात ये थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की मुख्य नेतृत्व संचालक कौन थी, गौरा देवी थी। अन्य समर्थकों में चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा आदि थे। तो ये तीनों ही नाम जो हैं, गौरा, चंडी और सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद और आपके सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे ध्यान रख लीजिए, गौरा देवी मतलब एक ऐसे कोरिलेट कर लीजिए थोड़ा सा, गौरा देवी जी और चंडी माँ जो हैं, जब ये साथ साथ होंगी तो इनकी क्या लगेगी, सुंदर लगेगी बहुत जोड़ी। तो ये तीनों का ही नाम आपको एक बार में ध्यान में आ जाएगा, बाकी आप देख लीजिए यदि आपको जैसे भी करना हो। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यावरण बचाव हेतु प्रमुख आंदोलन। तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है हमारा चिपको आंदोलन। कौन सा है, चिपको आंदोलन। अभी मैंने आपको ऊपर इसके बारे में सब कुछ बता दिया है। 1973 उत्तराखंड, गौरा देवी, मुख्य संचालक समर्थक चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए महिलाएं वृक्ष से चिपककर खड़ी हो गई थी और उन्होंने पेड़ को काटने से मना कर दिया था, है ना। वो बोली हम पेड़ को नहीं काटने देंगे, तो वो इससे चिपककर खड़ी हो गई थी पेड़ों से। दूसरा है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कब शुरू हुआ, 1985 में। इसकी जो आपकी मुखिया थी वो कौन थी, देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये आपका 1985 में हुआ। मेधा पाटेकर एवं बाबा आमटे, मेधा पाटेकर, है ना, और बाबा आमटे, ये इसके मुखिया थे। नर्मदा नदी के ऊपर जो बहुउद्देशीय आपकी बांध परियोजना थी उसको रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था। और ये परियोजना जो बनके आपका डैम बन चुका है और इसको हम क्या कहते हैं, सरदार सरोवर, है ना, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट देखिए, एपिको आंदोलन। एपिको, चिपको, है ना, एपिको तो 1983 में कर्नाटका में हुआ था। पश्चिम घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था, वनों की सुरक्षा, वन संपत्ति की सुरक्षा, वनों को पुनः रोपित करना, ठीक है। आप जानते हैं ना पश्चिमी घाट किधर है, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, तो ये जो आपका है ये सारा आपका पश्चिमी घाट कहलाता है और ये जैव विविधता के लिए अपने बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इससे संबंधित जो समिति है बता सकते हैं कौन सी है, इससे संबंधित जो समिति है वो है माधव गाडगिल समिति, ठीक है। आगे देखिएगा, साइलेंट वैली बचाओ योजना। ये कब शुरू हुआ, ये भी आपका 1973 में शुरू हुआ केरल में। इसका उद्देश्य क्या था, वहाँ पर कुंजी पूजा, कौन सी, कुंथी पूजा नदी थी एक, उस पर बनने वाले जो डैम थे उसको रुकवाने के लिए ये साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। आगे देखिएगा, शांत घाटी आंदोलन। अभी आपको ऊपर बता दिया कि कुंथी पूजा नदी थी केरल में, है ना, उसको बचाने के लिए किया गया था। उसके बाद देखिएगा 1970 में केरल विद्युत बोर्ड ने कुंथी पूजा
नदी पर जल विद्युत बांध बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 8.9 किलोमीटर का क्षेत्र पानी में डूब गया था। जैसे ही बांध बनने की घोषणा हुई, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध के कारण सरकार ने 1982 में मेनन कमेटी बनाई थी। तो फिर ये प्रश्न आपका बन गया कि मेनन कमेटी किससे संबंधित है, तो ये आपकी शांत घाटी से संबंधित है। आगे देखिएगा महत्वपूर्ण तथ्य, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया कब? 1972 में, इंदिरा गांधी के समय में, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके प्रणेता मेधा पाटेकर और बाबा आमटे। कब शुरू हुआ था ये? 1985 में। स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से कौन जाने जाते हैं? GD अग्रवाल, GD, है ना। तो ज्ञान से बन गया जी और डी से सानंद। GD अग्रवाल जो है वो आपके ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाने जाते हैं। ये पर्यावरण के इंजीनियर भी इनको कहते हैं। भारत का बर्डमैन सलीम अली। द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, ये किसने लिखी है? सलीम अली ने। सर्वप्रथम पक्षियों का व्यवस्थित सर्वे करवाया किसने? सलीम अली ने। नेक्स्ट देखिए, जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन ये 1980 में शुरू हुआ था। बिहार के सिंह भूमि, जंगल में कौन रहता है? सिंह रहता है। तो बिहार के सिंह भूमि में जंगल बचाओ आंदोलन वर्ष 1980 में शुरू हुआ था। वर्तमान में सिंह भूमि जिला 2 भागों में 1990 में पश्चिमी और पूर्वी में विभाजित हो गया, है ना। और ये क्या बन गया? जो कि झारखंड राज्य में अब स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भूमि, जंगल और पानी से संबंधित यह आंदोलन झारखंड आंदोलन का सामाजिक आर्थिक पहलू पर अधिकार और संघर्ष का हिस्सा था। प्राकृतिक सालवन और टीक वन की कटाई के विरोध में। किस लिए हुआ था ये? प्राकृतिक सालवन और टीक वन की कटाई के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, नवधान्य आंदोलन। नवधान्य आंदोलन, तो देखिए ये क्या था? ये ISO प्रमाणित भारत की एक अशासकीय संस्था है ना। ISO सर्टिफाइड है ये। और नवधान्य आंदोलन 1984 जो जैव विविधता के संरक्षण, जैविक कृषि, कृषक अधिकार तथा बीज बचाने के लिए कार्य कर रही है। इसके संस्थापकों में प्रसिद्ध कौन है? पर्यावरण कार्यकर्ती वंदना शिवा, ये प्रमुख हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1984 में हुई थी। तो वंदना शिवा, नवधान्य। अब देखिए, एपिको आंदोलन अभी ऊपर बताया था 1983 में हुआ था। कर्नाटका में पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। नर्मदा बचाओ भी देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे से संबंधित है। इस आंदोलन का विरोध नर्मदा नदी पर जो बांध बना था, कौन सा? सरदार सरोवर बांध, है ना, उसको रोकने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिए, ये जो बांध बनाने की योजना थी ये 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे हमारे, कौन थे तत्कालीन प्रधानमंत्री, 3 राज्यों कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य यह बांध जल वितरण नीति पर सहमति नहीं बन पाने के कारण विवादित हो गया। वर्ष 1969 में भारत सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, है ना, का गठन किया। कब हुआ नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन? 1969 में। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, ये कौन सा था? भागीरथी नदी और भिलंगना नदी, इन पे बनने वाला एक बांध था जिसे हम, है ना, टिहरी बांध कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? जल संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल करना तथा पन बिजली परियोजनाओं का निर्माण करना। इस बांध की स्वीकृति 1972 में योजना आयोग ने दी थी। बताइए, या योजना आयोग जो है इसकी जगह क्या ये अभी कार्यरत है वर्तमान में? नहीं, ये कार्यरत नहीं है। इसकी जगह अब क्या आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी, बताइए, 2015 को। ठीक। इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। अच्छा, इसके CEO कौन है? बताइए, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस परियोजना को सुंदरलाल बहुगुणा तथा अनेक पर्यावरणविदों ने कई आधारों पर इसका विरोध किया था। इस आंदोलन ने पर्यावरण, वही है सुंदरलाल बहुगुणा वाली जो मैंने आपको ऊपर बताई थी अभी। आगे देखिए, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन किन किन नदियों पे था? देखिए, तो ये आपका था भागीरथी और भिलंगना नदी पर, अभी मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में
इसकी बांध की स्वीकृति कब दी गई थी? 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ये जो आपके ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा। ठीक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के समय में योजना आयोग के द्वारा इसकी क्या दी गई थी? स्वीकृति दी गई थी। इस आंदोलन ने पर्यावरण, ग्रामीण जीवन शैली, वन्यजीव, कृषि तथा लोक संस्कृति को होने वाली क्षति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मुख्य प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, बांध का उद्देश्य क्या था? जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना, पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण करना। अब आप देखिएगा इसी के संग यहाँ पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो हैं वो आपके चालू हो गए हैं। तो देखिए अब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हमारा आता है यूनेप। यूनेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनेप का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना जून 1972 में हुई थी, है ना। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कई संस्थाओं का संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी इसकी स्थापना। किसकी? यूनेप की, है ना। संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के फलस्वरूप। अब देखिए मुख्यालय नैरोबी केन्या में है इसका। इसके अंतर्गत सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी आती है। यूनेप पर्यावरण के बारे में विश्व में अधिक अग्रणी प्राधिकार है ना, और जो वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तय करता है। क्या तय करता है? वैश्विक पर्यावरण एजेंडा कौन तय करता है? यूनेप। ठीक है, इसके भीतर सतत विकास के पर्यावरण संबंधी पहलुओं के सामंजस्यपूर्ण क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है, दुनिया के पर्यावरण के लिए अधिकार के साथ हिमायत करता है। भारत में उपस्थिति इसकी कब हुई है? इसकी हुई है 2016 में, नई दिल्ली, भारत में। फोकस क्षेत्र क्या है इसका? जलवायु परिवर्तन, आपदाएं और संघर्ष, पारिस्थितिकी प्रबंधन, पर्यावरण शासन, पर्यावरण की समीक्षा, हानिकारक पदार्थ और संसाधनों का कुशल उपयोग करना। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके जो आपके मंत्री हैं उनका नाम मुझे बताइए कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के जो किस मंत्री के अंडर में है? केंद्रीय मंत्री के। देखिए कुछ चीज़ों को ना खुद भी हमें ढूंढना चाहिए और गूगल कर लीजिए, कहीं ढूंढना नहीं है, गूगल कर लीजिए। तो उससे क्या होता है, जब आप एक चीज़ गूगल करते हैं तो उसके संग आपको 4 चीज़ें और पता लगेंगी, है ना। कि कोई भी चीज़ है, मान लीजिए इसके प्रणेता कौन थे, अच्छा ये किस ईयर में हुआ था, क्यों हुआ था, तो आप उससे आपका ज्ञान में वृद्धि ही होती है। नेक्स्ट देखिएगा आगे हमारा क्या आता है। आगे हमारा आता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका मतलब है यूनेस्को। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका फ्रांस, पेरिस में, है ना। फ्रांस, पेरिस में इसका मुख्यालय है। 1945 में इसकी स्थापना हुई। 1970 में मैप मीन्स मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम यूनेस्को द्वारा चलाया गया था। कार्य क्या है इसका? शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति का निर्माण करना। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करता है। अब देखिए विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसकी स्थापना कब हुई? इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1961 में। ठीक है, ये एक परोपकारी संस्था है, चैरिटी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। किसका? WWF का। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रामसर सम्मेलन की बात आ गई यहाँ पे। रामसर सम्मेलन ये कब हुआ था? 1971 2 फरवरी को हुआ था ईरान के रामसर शहर में, इसीलिए इसका नाम हम रामसर सम्मेलन और इसी के नाम पे रामसर साइट्स बोला जाता है जगहों को। यह आंध्र भूमियों के धारणीय प्रयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। रामसर अभी समय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमियों, विशेषकर पशु पक्षियों के प्राकृतिक आवास से संबंधित अभी समय या कन्वेंशन है। विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है।
भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन वेटलैंड जो है वो इंडिया का बिगेस्ट आपका वेटलैंड है। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये है आपके तमिलनाडु में। कितने हैं ये? 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। तमिलनाडु में मैक्सिमम है। अगस्त 2024 तक भारत में 85 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। कितने? 85 रामसर स्थल अब तक घोषित हो चुके हैं। विश्व का पहला रामसर स्थल कोबोर प्रायद्वीपीय ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया। वर्ल्ड का कह रहे हैं, है ना। आगे देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन, ये भी आपका जून 1972 में हुआ था। और स्टॉकहोम सम्मेलन में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। यानी कब से मना रहे हैं हम लोग पर्यावरण दिवस? जून 1972 से। ये भी आपका क्या है? पर्यावरण चेतना और पर्यावरण आंदोलन के प्रारंभिक सम्मेलन के रूप में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 1972 में, ठीक है। और स्टॉकहोम में। नेक्स्ट देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत सम्मेलन पार्टियों के अनुलग्न में डाइकोफोल को बिना किसी छूट के साथ तथा PFOA को भी सूचीबद्ध किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, रॉटरडम सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 नए रसायनों कोरेट और HBCD को अनिवार्य PIC प्रक्रिया के लिए सूची में जोड़ा गया। किस किस को? रॉटरडम सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 2 नए रसायनों कोरेट और HBCD को। अब देखिए, 52 वर्ष पूरे कर लिए किसने? स्टॉकहोम सम्मेलन ने। कब? 2024 में। आगे देखिएगा, डॉक्टर वंदना शिवा जुड़ी थी किससे? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, नवदान्या आंदोलन से। सिविल इंजीनियर जिन्हें आइसमैन, सिविल इंजीनियर जिनको आइसमैन के नाम से जाना जाता है, वो हैं चेवांग नॉरफेल। चेवांग नॉरफेल। हीरो ऑफ एनवायरनमेंट कौन है? माइक पांडे। हीरो ऑफ एनवायरनमेंट माइक पांडे। चिपको आंदोलन 1973 में। उत्तराखंड में गौरा देवी, चंडी प्रसाद, सुंदरलाल बहुगुणा। शांत घाटी केरल में, ठीक है। अब देखिए अगला, पृथ्वी सम्मेलन UNCED 1992 में। पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। जून 1992 में सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि लाया गया। इसके पश्चात 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके द्वारा विश्व के सभी राष्ट्रों का ध्यान पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित करने पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषित किया गया। तो यदि पूछा जाए एजेंडा 21 कब घोषित किया गया, तो 2002 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन में। एजेंडा 21 क्या है? पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित करना ही आपका क्या है? एजेंडा 21। इसके तहत कुछ बिंदु हैं, जैसे जैव विविधता का संरक्षण, संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, पूंजी स्थानांतरण को दार बनाना, सभी को स्वच्छ जल, खाद्यान्न, सामाजिक सुरक्षा, विकासशील देशों में गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण पर बल देना। आगे देखिए, फिर से इन्होंने स्टॉकहोम सम्मेलन की बात कर ली। 1972 में हुआ। 20वीं वर्षगांठ पे क्या हुआ? 20 साल बाद 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहेंगे 1992 को, स्टॉकहोम सम्मेलन कहेंगे 1972 को। इसकी ही मुख्य उपलब्धि क्या थी? ये थी आपकी एजेंडा 21। किसका? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, ठीक है। इसका समझौता की समीक्षा 5 वर्ष पर करने हेतु पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी फिर से 5 सालों के बाद एक और पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1997 में, क्योंकि 1992 से 97 में 5 वर्ष पड़ गए, इसलिए इसको हम +5 कहते हैं। यदि कभी भी आएगा पृथ्वी सम्मेलन +5 तो आप समझ जाइए 1997 की बात हो रही है। आगे देखिएगा, एजेंडा 21 किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था किस किस से संबंधित है, देख लीजिए एक बार फिर से। जैव विविधता का संरक्षण, संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण, पूंजी स्थानांतरण को दार बनाने पर बल, सबको खाद्य स्वच्छ जल,
सबको खाद्य सुरक्षा कहना चाहिए, खाद्य खाने का पदार्थ, खाने के पदार्थ, भोजन, स्वच्छ जल एवं सामाजिक सुरक्षा। आगे देखिए, पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2012 में रियो 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, रियो 20 कब? पृथ्वी सम्मेलन के 20 वर्ष पूरे होने पर। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट, वेरी इंपॉर्टेंट, द फ्यूचर वी वांट, जैसा फ्यूचर हम चाहते हैं। ठीक है, और रियो 20 सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता पर बल दिया। वर्ष 2024 में पृथ्वी सम्मेलन के 32 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, आगे देखिए, बेसल सम्मेलन 1989, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे इतना कुछ ऐसा आता नहीं है, पर फिर भी सामने है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसल सम्मेलन 1989 घातक पदार्थों के सीमा पार आवागमन एवं निष्पादन से संबंधित बेसल संधि को 22 मार्च 1989 को बेसल स्विट्जरलैंड में हुआ था। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे ई कचरा के बारे में तथा के बारे में दिशा निर्देश व शर्तें शामिल की गई, जिनमें प्रयुक्त बिजली इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सीधे पुनः उपयोग, मरम्मत, नवीनीकरण या विफल संश्लेषण के लिए गैर कचरा माना जाएगा। आगे देखिए, रॉटरडम सम्मेलन, अभी आपको ऊपर भी बताया था, 24 फरवरी, इसमें इंपॉर्टेंट यही है 2004। उद्देश्य क्या था? मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए राष्ट्र आपस में मिलकर साझा जिम्मेदारी लेंगे। हानिकारक रसायनों को ले जाना राष्ट्रों की साझेदारी पर निर्भर होगी। जैव विविधता पर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, दैट इज़ योर CBD। इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण, जैव अवयवों का सतत उपयोग, जेनेटिक रिसर्च का उपयोग, उपभोग करने पर जोर देना जिसमें पर्यावरणीय जैव विविधता की सुरक्षा हो सके। आगे देखिए, IPCC, ठीक है, IPCC की स्थापना यूनेप और WMO, कल मैंने आपको बताया था WMO विश्व मौसम संगठन 1988 में इसको हम देखते हैं, इसका नाम चेंज हो गया था। पहले इसका नाम क्या था बताइए? कल मैंने आपको बताया था 1948 में किस नाम से स्थापित हुआ था, बाद में 1988 में इसका नाम परिवर्तित करके WMO कर दिया गया। इसके 3 वर्किंग ग्रुप हैं: वैज्ञानिक आकलन करना, पर्यावरणीय समस्या की जानकारी प्राप्त करना, जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक आया। नेक्स्ट देखिएगा, जॉन्सबर्ग सम्मेलन 2002 सतत विकास हेतु पृथ्वी सेकंड सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य मुद्दा जल की स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता व पारिस्थितिकी था। यह शिखर सम्मेलन पृथ्वी से संबद्ध शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष बाद हुआ, है ना। आगे देखिए, साइट्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। यह WWF की मदद से कार्य करता है। यह उन जीवों के व्यापार को नियंत्रित करता है जो आज विलुप्तता की कगार पर हैं। इसमें 3 परिशिष्ट हैं, है ना। अपेंडिक्स 1, 2, 3। 1 में क्या है? जीवों का वाणिज्य उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा, जैसे चीता, हाथी, भालू। अपेंडिक्स 2 में वाणिज्य उद्देश्य से व्यापार होगा किंतु कठोर नियंत्रण में, जैसे हिप्पोपोटामस। आगे देखिए, कोई राष्ट्र अन्य राष्ट्र के साथ मिलकर जीव जंतु को बचाने के लिए मिलजुल कर कार्य करे, जैसे वॉलरस। आगे देखिए, बाली सम्मेलन 2007, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में इंडोनेशिया के बाली द्वीप के नुआ दुआ नामक स्थान पर वर्ष 2007 में आयोजित किया गया। इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है उसका नाम क्या है? नूसंतारा। क्या है? नूसंतारा, है ना। अच्छा, हमारा कानकुन सम्मेलन जो कि 2010 मैक्सिको के कानकुन में आयोजित हुआ था। यह जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन था। विश्व के देशों द्वारा जलवायु कोष बनाने की स्वीकृति की गई। कब की गई? कानकुन सम्मेलन में, है ना। इस सम्मेलन में वर्ष 2020 तक 20 से 25% तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती पर सहमति बनी थी।
नेक्स्ट है हमारा डरबन सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? दिसंबर 2011 में दक्षिण अफ्रीकी शहर डरबन में, और ये जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। नेक्स्ट देखिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य था क्योटो प्रोटोकॉल का भविष्य तय करना। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे हुई थी? क्योटो में हुई थी, जापान में, जो कि वर्ष 2012 में समाप्त हो रहा था। इस सम्मेलन के अंतर्गत ग्रीन जलवायु निधि स्थापित की गई। लीमा सम्मेलन 2014, इसमें इतना ही जान लीजिए कि 1 से 14 दिसंबर 2014 के मध्य पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित हुआ था। मुख्य विषय क्या था? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, इसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि 2008 से 2012 तक 1990 के स्तर का 5.2% हरित गृह गैसों को कम कर दिया जाएगा, है ना। अब देखिए, लेकिन भारत व चीन इससे मुक्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। आगे देखिए, यूएनएफसीसीसी के तहत राष्ट्रों को एनेक्सर 1 व नॉन एनेक्सर 1 में रखा गया। ये यहाँ से अच्छा ठीक है। एनेक्सर 1 आपका विकसित राष्ट्रों से संबंधित था, जैसे यूएसए, जर्मनी, फ्रांस आदि, जबकि नॉन एनेक्सर 1 आपका विकासशील देशों जैसे कि भारत, चीन, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनसे रिलेटेड था। इस रोड मैप के तहत 3 प्रावधान किए गए, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। नीचे है कार्बन व्यापार। देखिए, प्रथम में क्या था? एनेक्सर 1 राष्ट्रों पर, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन पर बाध्यता आरोपित की गई कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करेंगे। जबकि द्वितीय प्रावधान में क्या किया गया कि राष्ट्र घुल मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं को लाने का प्रयास करेंगे, किंतु इन राष्ट्रों पर कोई बाध्यता नहीं है। तीसरा है आपका कार्बन व्यापार, यानी कि कार्बन ट्रेडिंग। ये क्या था आपका? यूएनएफसीसीसी के तहत राष्ट्र को CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक निश्चित कोटि दी गई थी। विकासशील राष्ट्र भारत और ब्राज़ील आदि अपनी कोटि से अधिक उत्सर्जन को कम करते हैं, है ना। जितनी उनकी लिमिट है उससे ये कम ही उत्सर्जन करते हैं। किसका? CO2 का। तो उसे कार्बन साख के रूप में कमा सकते हैं, है ना, अगर ये ऐसा करते हैं तो। इन्हें ये विकासशील राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ कार्बन व्यापार के अंतर्गत क्रय विक्रय कर सकते हैं। आप देखिए, कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन सा है? वो है आपका भूटान। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है, मतलब वो कोई भी CO2 का उत्सर्जन नहीं करता है, जितना करता है उससे ज़्यादा वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, 1986 में छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। और मैंने आपको बताया था उस समय से ही हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 1972 से। और उसके बाद देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के उपरांत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद कौन सा? 253 भोपाल गैस त्रासदी के उपरांत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने सरकार को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अन्य कानूनों में समन्वय व मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के युवाओं को ग्रीन आर्मी का गठन किया। ग्रीन आर्मी कौन से देश ने गठन की? ऑस्ट्रेलिया ने। और देखिए, अभी आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में, अखबारों में, कि 16 वर्ष तक के बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने मोबाइल चलाने पर बैन कर दिया है। भारत में कृषि में पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र शासन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकी पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ है। भूमंडलीय पर्यावरण सुरक्षा, जैव विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय एवं पारा मिनीमाता अभिसमय इत्यादि के लिए विभिन्न गतिविधियों के रूप में कार्य करता है।
धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। यही है आपकी धारणीय कृषि, यानी जो पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि को इस तरह से यूज़ करना कि उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसकी उर्वरता है ना, या उसकी जो गुणवत्ता है वो लंबे समय तक बनी रहे। इको मार्क प्रमाण पत्र क्या है? इको मार्क किन उत्पादों को दिया जाता है? यह भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बिस के द्वारा वर्ष 1991 से दिया जाता है। आगे देखिएगा, ईपीए की फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। एनईए से तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, NEAA। इसका गठन पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए किया गया जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक हो या है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। NEA क्या है? पूरा नाम क्या है इसका? NEAA यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय एजेंसी या प्राधिकरण। गठन कब किसके द्वारा हुआ? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। स्थापना कब हुई? 1997 के तहत। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण। 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग या संचालन या प्रक्रिया का उद्योगों, संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी से के संबंध में अपील की सुनवाई करना। नेक्स्ट है आपका नीरी। ये बहुत आता है एग्जाम में, नीरी है ना। कहाँ पर है ये? नागपुर में है। पर्यावरण अभियांत्रिकी की शोध संस्थान नागपुर में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोधन एवं विकास के लिए की गई थी। सतत विकास, इसके लिए आवश्यक है कि जैविक विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना, निर्धनता को घटाना, अर्थात आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण 18 अक्टूबर 2010 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना हुई। क्या संबंधित मामले देखता है ये? पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण, वन, अन्य प्राकृतिक संसाधन। इसके चेयरमैन कौन है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, ये जो है आपके जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। बैठक नई दिल्ली में, प्रधान बैठक बाकी इसकी भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। अब देख लीजिए, लास्ट है हमारा ये वर्ष 15A। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये जो आपका अनुच्छेद है 15A माफ कीजिएगा, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह वन, झील, नदियाँ, वन जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। अनुच्छेद 48A ये किससे संबंधित है? ये आपका राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण तथा उसमें संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 1980 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। कब की गई? 1980 में। आगे देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका। देखिए, पर्यावरण संबंधी जन जागरूकता लाने के लिए जजों की विशेष बेंच को हरित बेंच की उपमा तथा न्यायाधीश कुलदीप सिंह को पर्यावरण संबंधी मामलों में हरित जज की संज्ञा से विभूषित किया गया है। कुलदीप सिंह नाम इंपॉर्टेंट हो गया, और हरित जज देखिए, ग्रीन जज मैंने तो पहली बार आज पढ़ा है, देखा है, सुना है।
पर्यावरण के संबंध में गंगा नदी में चमड़ा कारखानों में से छोड़े जाने वाले विषैला कचरा बंद करने का निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया। उच्चतम न्यायालय में ने जन समस्या आगरा ताजमहल विश्व धरोहर को बचाने के लिए 292 कोयला आधारित उद्योगों को बंद करवा दिया था। कितने? 292 कोयला आधारित उद्योगों को। क्यों? ताजमहल बचाने के लिए, क्योंकि क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सीसा रहित पेट्रोल के प्रयोग की शुरुआत सबसे पहले 4 महानगरों कहाँ? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एवं चेन्नई में हुई। 42वें संविधान संशोधन के पूर्व 42वें संविधान संशोधन के पूर्व भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जो पर्यावरण के बारे में प्रावधान करता है। पर्यावरण संरक्षण तथा सुधार के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया। 1 जनवरी 2008 को संसद द्वारा 2006 में पारित वनाधिकार अधिनियम को अधिसूचित कर दिया गया। यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वनवासियों को वन संपत्ति में अधिकार दिलाने से संबंधित है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अधीन 1985 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। तो देखिए, विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% दुनिया की लगभग कितनी आबादी? 18% भारत में निवास करती है। क्षेत्रफल के हिसाब से 2.4 और आबादी के हिसाब से 18%, है ना। और आप जानते ही हैं कि हमारा भारत जो है कि नंबर 1 पे हो गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन में। भारत पर्यावरणीय मुद्दों का प्रबंधन करने में पीछे रह गया है। भारत सरकार ने पर्यावरणीय गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निम्न योजनाएं चलाई हैं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण अधिनियम 1981 बढ़ते औद्योगिकरण के कारण निरंतर हो रहे प्रदूषण के नियंत्रण हेतु 22 मार्च 1981 को अधिनियम पारित किया गया और 16 मई 1981 को इसे लागू किया गया। वर्ष 1987 में इसमें शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर दिया गया। किसमें? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण अधिनियम 1981 में। आगे देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1988। वन संरक्षण अधिनियम 1988 मानव जीवन की आवश्यकताओं के लिए यह अधिनियम महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम को और सशक्त बनाने के लिए 1988 में संशोधन किया गया। लास्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 5 जून 1977 से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत मानव, प्राणियों, जीवों, पदार्थों को संकट से बचाना, पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक कानून का निर्माण करना संभव हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो EVT है एनवायरनमेंट के तीनों ही आपके जो यूनिट्स हैं वो इस पुस्तक की मैंने कवर करा दी हैं। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों, समझ में आ रही हों, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फीडबैक को कमेंट्स के माध्यम से दीजिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि काफ़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे। तो यदि आप चाहें तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी उसका लिंक, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।